हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम कक्षा 11वीं के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसमें कक्षा 11वीं के फ्लोरिकल्चर के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें 2022, 23, 24 और 2025 के प्रश्न पत्र हम हल कर रहे थे। ठीक है, इसमें अभी तक हमने पूरे विकल्प जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं और 3 नंबर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। मुखर संचार के लाभ लिखिए। ठीक है, ये 3 नंबर में पूछा गया है। वर्ष 2023 और 24 के प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके पहले बता दूं मैं, इसके पहले हमने 2021-22 और 2022-23 में पूछे गए प्रश्न हैं वो सॉल्व कर चुके हैं इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुखर संचार के लाभ लिखिए 3 नंबर में। तो क्या है मुखर संचार, क्या होता है कि जो लाभ क्या है इसके, आत्मविश्वास जो है मुखर संचार जो है उससे क्या होता है, आत्मविश्वास जो है वो बनाता है मुखर संचार। ठीक है ना, और क्या है, स्वाभिमान का निर्माण करता है। ठीक है, आपको ऐसे शब्द कहने या कार्रवाई करने से रोकता है जिस पर आपको बाद में पछतावा हो। ठीक है ना, ऐसे जो शब्दों हैं उनका उपयोग करने से क्या करता है, रोकता है मुखर संचार। ठीक है ना, आपको और दूसरों को सकारात्मक महसूस कराता है, वो मुखर संचार होता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई आपके विचारों को क्या करे, व्यक्त करे और सभी की जरूरतों को क्या करे, पूरा करे। ठीक है, आपको एक अधिक विश्वास कार्यकर्ता और एक बेहतर संचारक बनने में क्या करता है, मदद करता है। वो क्या होता है, मुखर संचार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी ढंग से समय प्रबंधन के चरणों की सूची बनाइए। ठीक है, ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 2023 में। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए समय प्रबंधन के 4 मुख्य चरण होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, लक्ष्य निर्धारण करना। ठीक है, पहला चरण। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह तय करें कि आपको क्या प्राप्त करना है। ठीक है ना, समय प्रबंधन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या लक्ष्य है और आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना, लक्ष्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए लक्ष्य। ठीक है ना, कि एक समयबद्ध मतलब कि इस समय तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अब आपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे। ठीक है ना, किस चीज़ की योजना बनाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने की। कार्य की क्या बनाए, सबसे पहले हम सूची बनाए, सूची तैयार करेंगे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन सा कार्य कब करें और कैसे करना है, इसकी एक क्या करेंगे, हम रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, किस लिए, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए। ठीक है ना, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, प्राथमिकता निर्धारण। मतलब कि प्राथमिकता मतलब क्या होता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है उसको करना है। ठीक है, जो कार्य आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण कार्य है, उसको प्राथमिकता देना है हमको। ठीक है ना, जैसे आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को क्या करना है, हमको पहले रखना है। एक हम सूची तैयार करते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको हम पहले रखते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है उन्हें हम क्या रखते हैं, उस लिस्ट में बाद में रखते हैं। ठीक है, तो कार्यों को हम क्या करते हैं, पहले करते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं, कम महत्वपूर्ण कार्यों को हम क्या करते हैं, बाद में रखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हम क्रियान्वयन और समीक्षा करते हैं। ठीक है, बनाई गई योजना के अनुसार हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या करते हैं, हम समीक्षा करते हैं कि हमने कितना लक्ष्य को क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनेज ऑप्शन का कार्य क्या है, ये 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, मैनेज ऑप्शन क्या होता है, देखते हैं। मैनेज ऑप्शन का उपयोग किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या सेटिंग को क्या करना, नियंत्रित करना। ठीक है, और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, मैनेज का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
इसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले क्या है? सेटिंग बदलना, किसी विकल्प या फीचर की सेटिंग को क्या करते हैं? संशोधित करना इसका कार्य होता है, ठीक है। संपादन या फिर एडिट करना, जानकारी में आवश्यक अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आप तो उसे क्या कर सकते हैं? हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज ऑप्शन के द्वारा। इसके अलावा क्या है? हटाना या डिलीट करना या फिर जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। नई चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं, और अनावश्यक चीज़ जो होती हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं फाइल में से, ठीक है ना। अगला क्या है? अनुमतियां, मतलब परमिशन या अनुमति या परमिशन का क्या करना? निर्धारण करना, किसे उपयोग की अनुमति है और यह तय करना होता है किसमें? मैनेज ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। व्यवस्थित करना, ठीक है, फाइलों या डेटा को क्या कर सकते हैं? हम क्रमबद्ध तरीके से क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। ये मैनेज ऑप्शन के क्या है? कार्य हैं ये सभी, ठीक है। 3 नंबर में पूछा गया है, तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो हैं या 3 कार्य जो हैं वो लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर में पूछा गया है, कीट पीड़क नियंत्रण क्या है, ठीक है। कीट पीड़क नियंत्रण क्या है? तो कीट पीड़क नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या को क्या करते हैं? हम आर्थिक क्षति स्तर से क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं, ठीक है। कीटों की एक निश्चित संख्या होती है कि उस संख्या में आने में क्या होता है? कीट जो रहते हैं वो अधिक आक्रामक होते हैं, ठीक है, या फिर फसल को क्या करते हैं? नुकसान अधिक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो उस आर्थिक क्षति स्तर से क्या करना? कीट को नीचे रखना, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है? कीट पीड़क नियंत्रण कहलाता है, ठीक है ना। परिभाषा के तौर में बात करें, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के प्रभाव को क्या करना? कम करने या उसे समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? कीट पीड़क नियंत्रण कहते हैं उसे, ठीक है ना। इसकी कुछ विधियां होती हैं मुख्य, ठीक है ना। कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो सबसे पहले क्या? सांस्कृतिक विधि है, ठीक है। सांस्कृतिक विधि में हम किन चीज़ों को अपनाते हैं? फसल चक्र, समय पर बुआई, स्वच्छ खेती, ठीक है ना। ये क्या होती है? सांस्कृतिक विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हम हाथों से क्या करते हैं? कीटों को अलग करते हैं या फिर जाल लगाते हैं, जाल बिछाते हैं, ठीक है, कीट के लिए, ठीक है। जैविक विधि में हम क्या करते हैं? कीट के कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं, ठीक है, जैसे ट्राइकोग्रामा हो गया, ठीक है ना। तो इनका क्या कर सकते हैं? हम उपयोग कर सकते हैं जैविक नियंत्रण के लिए, ठीक है ना। रासायनिक विधि में हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं जिससे कीट जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है? IPM की विधियां होती हैं, ठीक है ना। संतुलन क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इन विधियों का जब उपयोग किया जाता है तो पर्यावरण की सुरक्षा को क्या करते हैं? हम ध्यान में रख के क्या करते हैं? IPM की विधियों को अपनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन काल के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ठीक है। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं जीवन काल आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य का जीवन काल क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक, है ना। ये क्या होता है? जीवन काल होता है। इसी प्रकार से पौधों या खरपतवारों का जीवन काल होता है बीज लगाने से लेकर या बीज लगने से लेकर क्या? बीज प्राप्त होने तक, ठीक है ना। ये उसका क्या होता है? जीवन काल होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से खरपतवारों के भी जीवन काल के आधार पर क्या है? खरपतवारों का वर्गीकरण किया गया है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? 1 वर्षीय खरपतवार, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है 1 वर्षीय मतलब कि ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र जो रहता है वो 1 ही वर्ष का होता है, ठीक है, या फिर 1 मौसम का होता है और अपना जीवन चक्र जो है वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? वार्षिक खरपतवार कहलाते हैं। अर्थात क्या होता है? बीज से उगते हैं और फूल और फल बनाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है ना। ये सब पूरी प्रक्रिया जो रहती है वो क्या होती है? 1 वर्ष के अंदर ही क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, या 1 मौसम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में क्या है? बथुआ, हिरणखुरी और मोथा जो है ये कुछ प्रजातियां हैं जो 1 वर्षीय होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये क्या है? ये बथुआ है, ठीक है, ये हिरणखुरी है और ये क्या है? मोथा है, ठीक है। तो ये क्या है? सभी 1 वर्षीय खरपतवार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विवार्षिक खरपतवार, ठीक है। पहले अभी पढ़ लिया अपन 1 वर्षीय, अब पढ़ रहे हैं द्विवर्षीय, ठीक है ना। बाइनियल वीड, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, द्वि मतलब कि 2 वर्ष, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र क्या करते हैं? पूरा करते हैं, ठीक है। पहले वर्ष में ये केवल क्या करते हैं? अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं जिसमें ये पत्तियों का विकास करते हैं, जड़ का विकास करते हैं,
ठीक है। लेकिन वो दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, फूल और बीज बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। उदाहरण की बात करें द्विवर्षीय खरपतवारों में क्या है, गाजर घास है, ठीक है, और जंगली गाजर जो है ये द्विवर्षीय खरपतवार होता है, ठीक है ना। ये क्या है, गाजर घास है, और ये क्या है, जंगली गाजर है, ठीक है ना। ये क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा पढ़ रहे हैं बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय मतलब कि ये एक बार अगर लग जाते हैं तो ये कई वर्षों तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, मतलब 2 वर्षों से अधिक समय तक अगर जीवित रहते हैं तो इन्हें बोलते हैं बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है ना। इनका जो प्रवर्धन होता है या नए पौधे जो तैयार होते हैं, बीज के माध्यम से भी हो सकते हैं, जड़ के माध्यम से भी हो सकते हैं, तना आदि के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, ये बार बार उग सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण की बात करें तो इसमें दूब घास हो गई, ठीक है, लैंटाना और कांस जो होती है ये बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, ठीक है। चित्र में भी देख सकते हैं ये दूब घास है, ये लैंटाना है, ठीक है। ज़्यादातर आपको झाड़ीनुमा खेतों के आसपास ज़्यादातर मिलेगा ये लैंटाना, ठीक है, और ये क्या होती है, कांस होती है, ठीक है ना। ये हर साल क्या होती है, उग जाती है, ठीक है, अपने आप ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए अभी हमने 2023-24 के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और अब हम करने वाले हैं 2024-25 में जो पूछे गए 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है 3 नंबर में 11वीं में, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, तो मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार की परिभाषा लिखिए, ठीक है। मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मौखिक संचार, ठीक है ना। जिस संचार में विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों या फिर बोलकर या लिखकर, ठीक है, के माध्यम से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मौखिक संचार बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं, इसमें ज़्यादातर हम शब्दों का या ध्वनि या फिर शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या जाती है, जैसे भाषण हो गया, वार्तालाप, फोन पर बात करना, ठीक है ना, ये सब क्या जाते हैं, मौखिक संचार के उदाहरण, ठीक है। चलिए गैर मौखिक संचार क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, ठीक है ना। जिस संचार में बिना शब्दों के हाव भाव, चेहरे के भाव, संकेत या शारीरिक भाषा, आवाज, उतार चढ़ाव आदि के माध्यम से क्या करते हैं, संदेश दिया जाता है या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, गैर मौखिक संचार कहा जाता है, ठीक है ना। उदाहरण की बात करें तो जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, हाथ से संकेत देना या आंखों का संपर्क, ये सभी क्या है, गैर मौखिक संचार के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम जो 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो टीम वर्क के 3 लाभ लिखिए, ठीक है ना। टीम वर्क मतलब क्या होता है, ग्रुप में अगर कोई काम करते हैं तो उसे बोलते हैं टीम वर्क, ठीक है ना। तो उसके कार्य, उसके लाभ क्या है, सबसे पहला क्या है, कार्य की गुणवत्ता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन अगर एक व्यक्ति करता है तो उसमें क्या होती है, समय लगता है और गुणवत्ता जो रहती है वो कम होती है, लेकिन वहीं अगर कार्य को अगर समूह में करें तो वो बहुत ही क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है, और गुणवत्ता के साथ होता है। कई लोगों के विचार और कौशल मिलकर क्या बनाते हैं, बढ़िया बेहतर क्या बता देते हैं, परिणाम देते हैं, ठीक है ना। तो कार्य की गुणवत्ता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है टीम वर्क से, ठीक है। समय की बचत होती है दूसरा, ठीक है ना। कार्य का विभाजन होने से क्या होता है, काम जो होता है वो जल्दी हो जाता है और प्रभावी ढंग से क्या होता है, वो पूरा होता है, ठीक है ना। समस्या समाधान में सहायक, टीम के सदस्य मिलकर कठिन से कठिन समस्याओं को क्या कर सकते हैं, आसानी से समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, टीम वर्क के लाभ हैं, ठीक है, ये टीम वर्क के लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर में एक डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर में हम जो डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये 3 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के क्या है, प्रक्रिया या चरण कौन कौन से, ठीक है, उसकी विधि के बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहला क्या है, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम को क्या करेंगे, सबसे पहले खोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो ऊपर दिए गए फाइल के क्या होता है, विकल्प होता है, मेनू पर क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, ठीक है, फाइल पे, ठीक है। फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। फाइल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक क्या होती है, लिस्ट ओपन होती है, ठीक है। तो ये लिस्ट में क्या होता है, एक ओपन
करके क्या होता है विकल्प होता है, इसका हम क्या करते हैं चयन करते हैं, ठीक है। फिर जिस स्थान में फाइल सेव है उसे क्या करते हैं हम चयन करते हैं, ठीक है। ओपन का विकल्प जो खुलता है तो उसमें क्या फाइल की लिस्ट खुलती है, जो फाइल अपन को ओपन करना है उस पर क्या करते हैं क्लिक करते हैं या उसका चयन करते हैं, ठीक है। संबंधित फाइल पर क्या करते हैं हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और ओपन बटन पर क्या कर देते हैं क्लिक कर देते हैं, तो फाइल जो रहती है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है शॉर्टकट तरीका, ठीक है ना, कि हम शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होती है, उसके साथ क्या कर सकते हैं हम ओ को दबाकर क्या कर सकते हैं सीधे ओपन विंडो खोली जा सकती है, ठीक है ना। ये दो तरीके हो गए क्या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के, ठीक है। ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खरपतवार क्या है, ठीक है। खरपतवार क्या है ये 3 अंक का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अवांछनीय मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते कि फसल के साथ उगे, ठीक है ना, तो वे अवांछनीय पौधे फसल के साथ स्वयं उग जाते हैं, ठीक है ना, और फसल के पोषक तत्व पानी प्रकाश और स्थान के लिए क्या करते हैं ये प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। जैसे आप अगर कोई खाद दे रहे हैं फसल को तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी खाद जो है या पोषक तत्व है वो हमारी फसल को ही मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ जो खरपतवार उग जाते हैं वो भी उस पोषक तत्वों को क्या करते हैं उपयोग करते हैं। या आप यदि जल दे रहे हैं पौधों को तो जल भी जरूरी नहीं है कि सब जितनी मात्रा आप पानी दे रहे हैं पौधे की जड़ में वो पूरा अपने हमारी फसल ही उपयोग कर रही है, उसके साथ जो खरपतवार उगते हैं वो भी क्या करते हैं इसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। यही क्या है इसी को बोलते हैं प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है ना। चलिए हानि क्या होती है इसके बाद देख लेते हैं। तो खरपतवार जो रहते हैं ये फसल की उपज में क्या कर देते हैं कमी करते हैं, ठीक है ना। कीट और रोग को क्या करते हैं आश्रय बनाते हैं, ठीक है ना। जो कीट और रोग रहते हैं यदि खाली खेत रहता है तो ये कीट जो है खरपतवारों से क्या करते हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उससे क्या बना लेते हैं आश्रय बना लेते हैं। और जैसे ही हम जब अगली फसल लगाते हैं तो खरपतवार से जो है ये कीट जो है ये हमारी फसल में आक्रमण कर देते हैं, ठीक है ना। कटाई और खेती कार्य में क्या करते हैं ये बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है बार बार निंदाई गुड़ाई करना पड़ता है, ठीक है। उत्पादन की गुणवत्ता में क्या कर देते हैं गिरावट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी उपज के साथ क्या हो जाते हैं खरपतवारों के बीज भी क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता जो रहती है वो क्या हो जाती है गिरावट आ जाती है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो खरपतवार कौन कौन से होते हैं तो बथुआ होता है, दूब घास, गाजर घास, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं खरपतवार होते हैं, ठीक है ना। चित्र में आप देख सकते हैं ये दूब घास है, लैंटाना, कांस, ठीक है, बथुआ, हिरणखुरी, मोथा जो है ये सभी क्या है एक प्रकार के क्या है खरपतवार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है ये एकीकृत कीट प्रबंधन, ठीक है, इसे IPM भी बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ होता है ये लिखना है, ठीक है ना। तो एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है तो यह वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें फसल को कीट से बचाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है सांस्कृतिक विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि, रासायनिक विधि का क्या करते हैं समन्वितियां मिला जुला क्या होता है संतुलित क्या करते हैं उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एकीकृत कीट प्रबंधन ताकि कीटों की संख्या जो रहती है वो आर्थिक क्षति स्तर से क्या रहे नीचे रहे और पर्यावरण जो है पर्यावरण को क्या हो न्यूनतम क्या हो हानि हो या कम से कम हानि हो, ठीक है ना। इसलिए इनमें ऐसी विधियों को अपनाया जाता है सबसे पहले जो पर्यावरण के लिए क्या है सुरक्षित है, जैसे कि सांस्कृतिक विधि जो रहती है सबसे पहले ये पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा क्या है सुरक्षित है, ठीक है ना। इसके बाद हम अपनाते हैं यांत्रिक विधि अपनाते हैं, ठीक है, फिर हम अपनाते हैं क्या जैविक विधि अपनाते हैं, ठीक है, और आखिरी में जो है जब इन तीनों से अगर कंट्रोल नहीं होता कीट तब हम अपनाते हैं किसको रासायनिक विधि को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्या IPM में एकीकृत कीट प्रबंधन की विधियां, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसकी जो PDF है नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, उससे आप जुड़ जाएं और उसमें आपको ये PDF नोट्स जो हैं इसके उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी समस्या होती है आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।